हेलो बच्चों। तो कैसे हैं आप लोग? सब बढ़िया है। आज का जो चैप्टर है हमारा वो है क्लास 8। याद रखना बच्चों, ये पुरानी एनसीईआरटी है हमारी सीबीएसई की। अगर आप बुक्स देखेंगे या एनसीईआरटी जो है हमारी ओल्ड एनसीईआरटी, उसका टॉपिक है ये क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट, वहाँ का फर्स्ट चैप्टर है। अभी हम ओल्ड एनसीईआरटी कर रहे हैं, उसके बाद हम न्यू एनसीईआरटी भी बहुत जल्द देखेंगे। ओके, तो आज का जो चैप्टर है हमारा क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट, हम वो स्टार्ट करते हैं। आप देख रहे होंगे सबसे पहले यहाँ बना है जर्नी ऑफ फूड। जर्नी ऑफ फूड बताया गया है कहाँ से, फ्रॉम फार्म टू आवर प्लेट। कि एक जो फूड होता है हमारा, है ना, जो भोजन होता है वो फार्म से हमारी प्लेट तक कैसे आता है। तो पूरी जो जर्नी होती है, कुल मिला के हमें ये जो चैप्टर है हमारा आज का क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट, उसमें हम यही देखेंगे कि जो हमारा क्रॉप रहता है, जो अनाज होता है, खाना होता है हमारा, ठीक है, फूड, वो कैसे ग्रो होता है, कैसे वो पूरी कैसे प्रोसेस चलती है, और उसके बाद वो कैसे हमारे घरों तक आता है। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं फूड की, तो आपको पता है कि हम फूड क्यों खाते हैं, है ना। हमें पता है टू गेट एनर्जी, है ना। हमें क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए। फूड से हमें क्या मिलती है? एनर्जी मिलती है। और एनर्जी से ही क्या करते हैं हम? टू डू टू डू वर्क। तो काम करने के लिए हमें क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए। और वो एनर्जी हमें किससे मिलती है? फूड से मिलती है। ठीक है, ये बात तो हमें बेसिकली मतलब बेसिक है, ये तो हम सभी को पता है। अगर हम और देखें फूड के बारे में, अब ये जो हमारा फूड होता है, आखिर में ये फूड का जो सोर्स कैसा होता है, ठीक है। तो सोर्स ऑफ फूड अगर हम बोले कि सोर्सेस ऑफ फूड क्या है, हमें फूड मिलेगा कहाँ से? तो सोर्सेस ऑफ फूड में कहाँ से मिलता है हमें फूड? तो सबसे पहले तो हमें मिलता है प्लांट से, है ना। भोजन हमें किससे मिलता है? प्लांट से मिलता है और एनिमल से मिलता है। हम दो लोगों पर ही डिपेंड है, प्लांट्स पर और एनिमल से। इनसे ही हमें क्या मिलता है? हमें भोजन जो है प्राप्त होता है। ठीक है, अब हमें पता है कि इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन है। अगर हम पूरी वर्ल्ड वाइड बात करें, पूरे वर्ल्ड में इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन है ना, इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन है। तो इन पॉपुलेशन को खाना भी चाहिए। तो इस तरीके से इतने सारे लोगों को खाना प्रोवाइड करना, है ना, फूड का डिस्ट्रीब्यूशन होना, हर किसी को खाना मिले, प्रॉपर मैनेजमेंट के लिए ही क्या होता है, पूरा सब कुछ ध्यान में रख के फूड जो है ग्रो किया जाता है। ठीक है, कि इतनी बड़ी लार्ज पॉपुलेशन है तो हर एक को खाना मिले, ठीक है, किसी को भोजन की कमी ना हो, कोई चीज़ की कमी ना हो। तो इस तरीके से क्या होता है, जो फार्मर्स होते हैं वो फूड का, जो हमारी क्रॉप का पूरा क्या करते हैं? प्रोडक्शन करते हैं। तो आज का जो पूरा चैप्टर है हमारा इसी पर बेस होने वाला है। ठीक है, उसके बाद और अगर हम थोड़ा सा और बेसिक फूड के बारे में जान लें, तो फूड के और कंपोनेंट्स क्या जाते हैं। अगर हम बात करें कंपोनेंट्स, तो अगर हम देखते हैं बेसिक कंपोनेंट, तो एक हो जाता है हमारा प्रोटीन, है ना। फिर हम बात करें तो क्या हो जाता है? कार्बोहाइड्रेट्स कार्बोहाइड्रेट्स हो गया। फिर क्या हो गया हमारा? फैट्स हो गया, है ना। फैट्स हो गया, और क्या हो गया हमारा? फैट्स हो गया, कार्ब हो गया, प्रोटीन हो गया, फैट हो गया। विटामिन मिलता है हमको फूड से, ठीक है। और क्या मिलता है फूड से? उसके अलावा और क्या होगा? तो हमारे मिनरल्स होंगे, मिनरल्स भी मिलता है हमें फूड से। और क्या मिलता है? डाइटेटरी फाइबर भी मिलता है। और क्या मिलता है? वाटर भी मिलता है, ठीक है। तो ये मेनली क्या है, 7 कंपोनेंट्स हम बोल सकते हैं फूड के, कि प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन, मिनरल, डाइटरी फाइबर और वाटर। ये सारा कुछ हमें किससे मिलता है? फूड से मिलता है। फूड को जब हम भोजन खाते हैं तो हमें एनर्जी मिलती है, और एनर्जी से ही हम किसी भी काम को कर पाते हैं, ठीक है। तो ये एक बेसिक नॉलेज था, बेसिक जानकारी थी। चलो, अब आ जाते हैं अपन अपने चैप्टर पे फोकस करते हैं। तो हमने बात किया कि इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, तो हमें क्या करना है कि क्रॉप्स का या जो खाना है उसका रेगुलर क्या करना है? प्रोडक्शन करना है, इसका प्रॉपर मैनेजमेंट करना है, कि हर किसी को फूड जो है अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, किसी को भी खाने की कमी ना हो जाए।
तो ये सब के लिए क्या हुआ था, पहले के टाइम पर लोग, है ना, अगर हम एंशियंट टाइम की बात करें तो 10,000 BC के पहले की बात करें तो पीपल कैसे थे, नोमैडिक थे। वो क्या करते थे, ग्रुप में रहते थे और प्लेस टू प्लेस जाते थे। कहाँ जाते थे वो लोग, एंशियंट टाइम पे, एंशियंट टाइम की बात कर रहे हैं तो पीपल कैसे थे, ग्रुप्स में रहते थे। ठीक है, और क्या करते थे ये लोग, ग्रुप्स में रहते थे और प्लेस टू प्लेस जाते थे, ग्रुप्स में रह के सर्च करते थे। किसकी सर्च करते थे, फूड की और शेल्टर की। शेल्टर मतलब छत की, घर की, है ना, रहने के लिए कुछ तो जगह चाहिए। तो खाना और भोजन की तलाश में जो पहले के ज़माने में लोग थे तो वो इधर से उधर जाते रहते थे। फिर क्या हुआ था, वो लोग क्या करते थे, पहले रॉ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल खाते थे। ठीक है, उसके अलावा वो जो मीट होता था हमारा, है ना, मीट वगैरह भी वो कैसे खाते थे, कच्चा खा लेते थे। उसके बाद जब क्या हुआ, फायर, है ना, आग की क्या हुई, डिस्कवरी हुई, आग की खोज हुई। आग की जैसे ही डिस्कवरी हुई, आग की डिस्कवरी के बाद क्या हुआ कि उन्होंने भोजन को कुक्ड करना शुरू किया। कुक्ड फूड खाने लगे अब वो, है ना, भोजन को पका कर खाने लगे। फिर क्या हुआ, जैसे जैसे और डेवलपमेंट हुआ और जैसे जैसे समय बीतता गया तो फिर उनने क्या करे कि कल्टीवेशन करने लगे, है ना, लैंड को क्या करने लगे, वो लैंड को कल्टीवेट करने लगे, है ना, कल्टीवेट करने लगे लैंड को कल्टीवेट करे तो उनने क्या उगाया, राइस उगाया, है ना, वीट उगाया और अदर दूसरे क्रॉप को क्या किया, उन्होंने दूसरे फूड क्रॉप को उगाया। तो इस तरीके से क्या हुआ, जो हमारा एग्रीकल्चर है, अगर हम बात करें एग्रीकल्चर का, इस तरीके से जन्म हुआ हमारे। ठीक है, पहले उन लोगों को नहीं पता था कि एग्रीकल्चर क्या होता है या खेती हम कैसे करेंगे। धीरे धीरे समय के साथ चेंजेस हुए, बदलाव हुए और उन्होंने, समय बीतता गया, सीख सीख कर चीज़ों को, है ना, पहले भी एक्सपेरिमेंट करे ही होंगे उनने, कई बार गलत भी हुआ होगा, उसके बाद उनने सीख सीख कर एग्रीकल्चर की खोज करी। अब क्या होने लगा कि इस तरीके से खेती होने लगी। अब तो आप लोग को पता ही है कि कितने अच्छे से फार्मिंग होती है, खेती होती है। तो अगर हम बात करें कि व्हाट इज क्रॉप, है ना, सबसे पहले जो हमारा चैप्टर ही है क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट, तो क्रॉप होता क्या है, तो याद रखना, जब हम किसी एक बड़े से एरिया में या किसी लार्ज ज़मीन पर बहुत सारी, मतलब लार्ज मतलब बड़ी सी एक ज़मीन है ना, वहाँ पर क्या करेंगे, हम एक तरीके के क्या करेंगे, पेड़ लगाएंगे या एक तरीके के हम प्लांट्स लगा रहे हैं, एक ही तरीके मतलब एक ही वैरायटी के या एक तरीके, सॉरी, एक तरह के, है ना, अगर हम लार्ज स्केल पर एक ही तरह के पेड़ पौधे लगा रहे हैं, प्लांट्स लगा रहे हैं, तो उसको हम बोल देंगे क्रॉप। ठीक है, तो क्रॉप की अगर हम डेफिनेशन देखें, प्रॉपर डेफिनेशन, तो क्या हो जाएगी कि व्हेन प्लांट्स ऑफ दी सेम काइंड, ठीक है, ये वर्ड याद रखना, सेम काइंड, एक तरीके का रहेगा, एक तरीका, सेम काइंड आर कल्टीवेटेड at one's place on a large scale। ठीक है, लार्ज स्केल पर एक ही तरीके के जब हम प्लांट्स लगाते हैं तो उसको हम बोलते हैं क्रॉप्स, इट इज़ कॉल्ड क्रॉप। ठीक है, अब हमने क्या बोले, जैसे कि एग्जांपल ले लो, किसका एग्जांपल ले लो, वीट लगा रहे हैं, है ना, तो हमने पूरी ज़मीन पर क्या लगा दिए, गेहूं का पौधा लगा दिया, वीट के क्या लगा दिए, क्रॉप लगा दिए हैं, क्रॉप ऑफ वीट लगा दिए। तो मतलब कि पूरे जो पेड़ है फील्ड में जितने भी प्लांट्स रहेंगे वो सब किसके रहेंगे, वीट के रहेंगे। ठीक है, अब हमें समझ में आया अब क्रॉप में क्या क्या हो सकता है। तो अब हमें पता है क्रॉप जो है, जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, फसल भी बोलते हैं। ठीक है, तो क्रॉप जो है हमारी वो क्या क्या हो सकती है, तो सीरियल हो सकते हैं। सीरियल से मतलब पता है आपको क्या होता है, सीरियल से मतलब होते हैं हमारे क्या, अनाज। सीरियल्स हो सकते हैं, फ्रूट्स भी लगा सकते हैं। अब हम एक जैसी ज़मीन है तो वहाँ पे हम उस फील्ड में तो कुछ भी लगा सकते हैं, अनाज बो दो या
क्या कर दो, फ्रूट्स लगा दो, या फिर हमने क्या लगा दिए, वेजिटेबल्स लगा दिए, है ना, वेजिटेबल्स लगा दिए। तो ये क्या हो गया, क्रॉप को ग्रो करा रहे हैं हम, ठीक है, एक तरीके की प्लांट्स को हम क्या कर रहे हैं, ग्रो करा रहे हैं। अब जो सीरियल्स होते हैं हमारे, अब हमारे जो सीरियल्स है, फ्रूट है, वेजिटेबल है, या फिर जो कहो कि ये जो हमारे क्रॉप्स हैं, तो ये अलग अलग सीज़न पर अलग अलग तरीके से ग्रो होती है। क्योंकि हमें पता है कि जो हमारी इंडिया है ना, हमें पता है इतनी बड़ी हमारी कंट्री है इंडिया, और वहाँ की जो क्लाइमेट की कंडीशन की अगर हम बात करें कि यहाँ पर कैसा होता है, सारी जगह, इतना बड़ा इंडिया है तो हर जगह अलग अलग कैसा होता है, वेदर होता है, अलग वेदर क्लाइमेट कंडीशंस होती है। तो वहाँ का टेम्परेचर अलग है, वहाँ की ह्यूमिडिटी अलग है, वहाँ की मिट्टी अलग है। तो उस तरीके से अलग अलग सीज़न पर अलग अलग क्रॉप्स क्या होती है, उगाई जाती है। ये बात समझ में आई। तो डिफरेंट क्रॉप्स आर ग्रोन इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री, और इसमें भी हमें क्या होती है, डाइवर्सिटी देखने को मिलती है। अगर अब हम बात करें कि हम कौन कौन सी क्रॉप जैसे लगाते हैं, अगर हम देखें कि वैरायटी ऑफ क्रॉप्स, या हम सीज़न में कैसी क्रॉप, तो मेनली दो टाइप की क्रॉप है ना। ये जो क्रॉप है हमारी वो कैसी है, एक होती है हमारी खरीफ क्रॉप, क्या बोल देते हैं बच्चों हम उसे, खरीफ क्रॉप बोलते हैं। और एक होती है हमारी रबी क्रॉप्स, ठीक है। एक को बोलते हैं हम खरीफ की फसल, खरीफ फसल, और एक को हम बोल देते हैं रबी की फसल, ठीक है, रबी फसल। अब ये खरीफ की फसल और रबी फसल क्या होती है, इनको देखते हैं। तो खरीफ की फसल, याद रखना कि खरीफ क्रॉप हमारी कब बोई जाएगी, कब हम खरीफ क्रॉप बोते हैं, तो खरीफ क्रॉप को हम रेनी सीज़न में, रेनी सीज़न जब आता है, बारिश का समय आता है, तब इन क्रॉप को बोया जाता है, ठीक है, खरीफ क्रॉप को। अब हमें पता है कि रेनी सीज़न हमारे इंडिया में कब आता है, तो आपको पता है कि जून से लेकर सितंबर तक क्या होता है, रेनी सीज़न चलता है, बारिश का महीना चलता है। ये 4 महीने जो रहता है वो बरसात होती है। तो बरसात के ही मौसम में खरीफ क्रॉप जो है उगाई जाती है, ठीक है। तो खरीफ क्रॉप्स में हम क्या लिखेंगे, याद रखना, अगर हम खरीफ क्रॉप में देखेंगे तो सोन इन दी रेनी सीज़न, रेनी सीज़न में हम इसको क्या कर रहे हैं, बो रहे हैं। रेनी सीज़न में कब से कब तक, तो याद रखना जून टू सेप्टेम्बर, जून टू सेप्टेम्बर के महीने में हम ये क्रॉप्स को ग्रो कराते हैं ना, बोते हैं। फिर इसका एग्जाम्पल की अगर हम बात करें कौन कौन सी फसल हो जाएगी, तो पैडी, पैडी याद रखना धान होती है। पैडी का मतलब क्या होता है, धान, मतलब जिसको हम चावल भी बोलते हैं, ठीक है, पैडी हो गया। फिर मेज़ हो गया, मेज़ मतलब क्या होता है, मक्का, है ना, मेज़ मतलब मक्का। फिर सोयाबीन, सोयाबीन उगाया जाता है, ये भी खरीफ क्रॉप है। उसके बाद अगर हम बात करें ग्राउंड नट, ग्राउंड नट मतलब आपको पता है क्या होता है, मूंगफली, ठीक है, ग्राउंड नट मतलब मूंगफली। और कौन सी फसल उगाई जाती है, तो कॉटन, कॉटन मतलब कपास। ये सब क्या है, याद रखना, दीज आर खरीफ क्रॉप्स, ठीक है। अगर आपको एग्जाम में आया कि राइट दी नेम ऑफ खरीफ क्रॉप, तो आप क्या लिखेंगे, पैडी, मेज, सोयाबीन, ग्राउंडनट, कॉटन, ठीक है। चलो नेक्स्ट अब हम बात करते हैं किसकी, रबी क्रॉप्स की बात करते हैं हम, है ना। रबी की फसल क्या होती है, तो ये कब बोई जाती है, तो ये बोई जाती है ठंड के मौसम में, ठीक है, विंटर सीजन में बोई जाती है। जैसे अभी क्या चल रहा है, विंटर सीजन चल रहा है। तो रबी क्रॉप्स कब ग्रो कराते हैं, या सोन होती है, याद रखना, सोन, या फिर हम सब लिख सकते हैं ग्रोन इन विंटर सीजन, विंटर सीजन। अब विंटर सीजन में कब से कब तक, तो अक्टूबर से मार्च तक, अक्टूबर टू मार्च के मंथ में इनको हम क्या करते हैं, ग्रो करते हैं। इसको हम बोलते हैं रबी क्रॉप। इसके अगर एग्जाम्पल की बात करें हम, एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे रबी क्रॉप्स के, तो याद रखना वीट, वीट मतलब आप सभी को पता है क्या होता है, गेहूं होता है। उसके बाद नेक्स्ट होता है हमारा ग्राम, ग्राम मतलब चना, है ना। ये सब हमें ठंड में देखने को मिलता है, गेहूं, चना हो गया, पी हो गया, मटर, अभी क्या हो रहा है मार्केट में बहुत मटर आ रहे हैं। फिर मस्टर्ड,
मस्टर्ड मतलब होता है सरसों, मस्टर्ड सरसों। और होता है हमारा क्या, लाइन सीड। तो ये सब क्या है, हमारे रबी क्रॉप्स हैं। उसके अलावा जो पल्सेस होती है और वेजिटेबल होती है, क्या हमारी पल्सेस हो गई, जो हमारी दालें होती है पल्सेस, एंड वेजिटेबल जो भी सब्जियां होती है हमारी, उनको हम कब ग्रो कराते हैं, आर ग्रोन ड्यूरिंग समर। कब उगाई जाती है ये, तो याद रखना ये ड्यूरिंग समर उगाई जाती है, समर के, गर्मी के मौसम में, समर सीजन। अब हमें पता है कि जो वेजिटेबल है, सब्जियों की अगर बात करें या फ्रूट्स की बात करें, तो वो सीजनल होते हैं, है ना। गर्मी के अलग फल होते हैं, अलग सब्जियां होती है, ठंड के मौसम के अलग सब्जियां और फल होते हैं, और रेनी सीजन में अलग फल और सब्जियां मिलती है। पर अगर हम ब्रॉड लेवल पर देखें तो पल्सेस और वेजिटेबल समर सीजन में उगाए जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक ये क्लियर हुआ। अब उसके बाद हम बात करते हैं कि बेसिक प्रैक्टिस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन की। ठीक है, तो हमने बोला कि अलग अलग सीजन में अलग अलग क्रॉप्स जो है वो उगाई जाती है। तो अब क्रॉप्स को उगाने के लिए भी हमें क्या करना पड़ता है, बहुत सारी प्रिपरेशन करना पड़ता है। किसी भी फसल को उगाने के लिए हमें कुछ ना कुछ जो प्रैक्टिसेस हैं, है ना, वो तो करनी ही पड़ेगी, तैयारी करनी पड़ती है। तो एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस होती हैं कुछ, जिससे क्या होता है, हमारी पूरी क्रॉप जो है उसका प्रोटेक्शन होता है, प्रोडक्शन होता है। समय समय पर हम क्या करते हैं, प्लांट्स की देखरेख करते हैं, देखभाल करते हैं। उसमें बहुत सारी प्रैक्टिसेस क्या होती है, परफॉर्म करना पड़ता है। तो सबसे पहले क्या होता है, अगर हम बात करें तो सबसे पहले होता है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, है ना। सबसे पहले क्या करेंगे, हम मिट्टी को तैयार करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल करेंगे। उसके बाद क्या होता है, सोइंग होता है। सोइंग मतलब होता है कि बीजों को बोया जाता है। ठीक है, जो भी फसल हमें उगाना है, जैसे गेहूं की उगाना है, या राइस है ना, या मेज़ है, सोयाबीन है, तो उसका क्या करते हैं हम, उसके बीजों को खेतों में डाला जाता है। उसके बाद थर्ड जो प्रैक्टिस होती है वो क्या होता है, एडिंग एडिंग मैन्योर, है ना, एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइज़र। थर्ड प्रोसेस क्या होती है, एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइज़र। ठीक है, अब खेत में क्या करना है हमें, जो खाद होती है, फर्टिलाइज़र आती है, उसको डालते हैं। फिर क्या होती है, इरिगेशन होता है। इरिगेशन मतलब कि प्रॉपर पानी की व्यवस्था करनी पड़ती है, पानी देना पड़ता है समय समय पर। उसके बाद फिफ्थ प्रैक्टिस क्या होगी, फिफ्थ स्टेप होगा प्रोटेक्शन या प्रोटेक्टिंग फ्रॉम वीड्स। प्रोटेक्टिंग फ्रॉम वीड्स, अब ये क्या होता है, इसमें हम जो भी हमारे हानिकारक क्या होते हैं, वीड्स होते हैं। वीड्स मतलब कि हमारे कीटनाशक होते हैं, कीट रहते हैं, तो उनको मारने के लिए हम क्या करते हैं, वीडीसाइड का कीटनाशक का प्रयोग करते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हो जाता है हमारा सिक्स्थ स्टेप होता है हार्वेस्टिंग, है ना। अब फसलों की क्या करना है, जब फसल उग जाती तो उसकी कटाई करते हैं। और लास्ट होता है हमारा स्टोरेज, मतलब जो हमारा अनाज उग गया है उसको हमें स्टोर करके रखना है। तो ये क्या है, हमारी 7 स्टेप्स है, जो पूरी क्या होती है, ओवरऑल हमारे किसमें, क्रॉप प्रोडक्शन की बेसिक प्रैक्टिसेस है या एग्रीकल्चर प्रैक्टिस है। यहीं पे आप इसका क्या देख सकते हो, फ्लो चार्ट के हेल्प से भी देख सकते हो। ये प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, सोइंग सीड, फिर क्या है, प्रोवाइडिंग न्यूट्रिएंट मतलब वही मैन्योर फर्टिलाइज़र देना है, फिर क्या है, इरिगेशन है, फिर प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड है, और हार्वेस्टिंग एंड स्टोरेज है। ठीक है, अब हम इसको एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले हमने क्या बात करी, सबसे पहले हमने बोला है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। मिट्टी को हम क्या करेंगे, हमारा जो खेत है वहाँ की मिट्टी को हम तैयार करेंगे, जिससे क्या बने, वो फर्टिलाइज बने हमारी मिट्टी, है ना, जिससे हमारा जो प्रोडक्शन है वो अच्छे से है, ग्रोथ प्लांट की अच्छे से हो। उसके लिए हम क्या करते हैं, जो हमारी मिट्टी होती है, भूमि होती है, उसको हम तैयार करते हैं। अब हम बोलते हैं प्रिपरेशन ऑफ सॉइल की, जब भी हम बात करते हैं तो याद रखना प्रिपरेशन ऑफ सॉइल जो है वो फर्स्ट स्टेप होता है ग्रोइंग क्रॉप्स के लिए। ठीक है, जब भी हमें अनाज उगाना होता है तो उसके का फर्स्ट स्टेप जो होता है वो क्या होता है, यही होता है ग्रोइंग ऑफ, मतलब प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। ठीक है, ये क्या होता है, उसका फर्स्ट स्टेप होता है, और बहुत इंपॉर्टेंट भी होता है ये एग्रीकल्चर में। इसमें हम क्या करते हैं, सॉइल को क्या करते हैं, टर्न दी सॉइल,
टर्न दी सॉइल एंड लूजन इट। अब टर्न दी सॉइल एंड लूजन इट का मतलब क्या होता है? तो याद रखना, जो भी हमारी सॉइल होती है, जैसे कि मान लो ये हमारा खेत है, ठीक है, मिट्टी है, तो मिट्टी को हमें क्या करना है? पलटना है, ठीक है। मिट्टी को क्या करेंगे? हम पलटेंगे, मतलब जो नीचे की है, अंदर की तरफ वाली मिट्टी है, उसको हम खोद के ऊपर की तरफ लाएंगे और ऊपर वाली मिट्टी को क्या कर देंगे? हम अंदर की तरफ शिफ्ट कर देंगे। अब इसको हम क्या बोल देते हैं? इसको हम बोल देते हैं क्या? इसको हम बोलते हैं टर्निंग दी सॉइल। अब और इसके अलावा हम बोल रहे हैं लूजनिंग द सॉइल। इससे क्या होता है कि जो भी हमारी रूट रहती है वो क्या होता है? डीपली पेनिट्रेट कर पाती है सॉइल के अंदर, ठीक है। और लूज सॉइल क्या होती है? लूज सॉइल से रूट जो होती है प्लांट की वो इजीली ब्रीथ कर पाती है। लूजन से करने से क्या होता है कि प्लांट्स जो है हमारा, प्लांट्स या बोल देते हैं हम, जो रूट्स होती है हमारा इजीली ब्रीथ कर पाती, सांस ले पाती है ना, क्योंकि जब हम देखते हैं कि ये प्लांट्स अंदर तक जाता है तो रूट सिस्टम, उसको भी ग्रोइंग के लिए एयर चाहिए, ठीक है। उसके अलावा लूजन सॉइल जो रहती है वो क्या होती है? ग्रोथ करती है। अर्थवॉर्म और माइक्रोब्स भी रहते हैं जैसे सॉइल के अंदर, तो उनके ग्रोथ के लिए भी क्या करती है? हेल्प करती है। और हमें पता है कि अर्थवॉर्म जो होता है हम उसे क्या बोलते हैं? फ्रेंड्स ऑफ किसानों का या फार्मर का हम उसे क्या बोलते हैं? फ्रेंड बोलते हैं। माइक्रोब्स भी, बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हैं वो एग्रीकल्चर फील्ड में क्या होता है? इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ये नाइट्रोजन का क्या करते हैं? फिक्सेशन करते हैं। तो ये क्या है? फार्मर के लिए ये हेल्पफुल होते हैं। तो इसीलिए अगर हम बात करें कि जैसे, और हमें पता है सॉइल में क्या है? मिनरल्स है, वाटर है, एयर है, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, इन सबको क्या करना है? या फिर हम बात करें डिकम्पोज्ड जो हमारे मेन्यूर रहते हैं ना, इन सबको क्या करते हैं हम? नरिशमेंट, न्यूट्रिएंट के लिए हम उसको पलट देते हैं। हमारी जो सॉइल है उसको हम क्या कर देते हैं? पलट देते हैं। तो टर्निंग दी सॉइल एंड लूजन इट जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है सॉइल प्रिपरेशन के लिए। उसके बाद अगर हम बात करें कि जो हमारी सॉइल रहता है उसका कुछ सेंटीमीटर तक ही जो लेयर्स होती हैं, या हम बोले टॉप लेयर जो होती है, वही क्या करती है? सपोर्ट करती है प्लांट ग्रोथ के लिए। जो टॉप लेयर होती है वही क्या करती है? प्लांट ग्रोथ को सपोर्ट करती है, ठीक है। और क्या होता है? टर्निंग एंड लूजनिंग से क्या होता है? सॉइल को एक्स्ट्रा और या फिर हम न्यूट्रिएंट रिच सॉइल मिल जाती है, वो ऊपर आ जाती है और प्लांट उससे इजीली अच्छे से क्या ले लेते हैं? न्यूट्रिएंट ले लेते हैं और ग्रो कर पाते हैं। तो इस तरीके से हम देखते हैं जो टर्निंग एंड लूजनिंग ऑफ सॉइल है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स। उसके बाद अगर हम बोले कि एक प्रोसेस होती है, ठीक है, इसके लिए जो प्रोसेस यूज होगी, द प्रोसेस ऑफ लूजनिंग एंड टर्निंग ऑफ द सॉइल, लूजनिंग एंड टर्निंग ऑफ द सॉइल इज कॉल्ड, उस प्रोसेस को हम क्या बोल देते हैं? तो याद रखना, उस प्रोसेस को हम बोल देते हैं टाइलिंग, या फिर इसी को हम क्या बोल देते हैं? और प्लगिंग। टाइलिंग बोल देते हैं या फिर हम उसको क्या बोल देते हैं? प्लगिंग बोल देते हैं, ठीक है। तो ये बात समझ में आई कि टाइलिंग या फिर हम क्या बोल देते हैं? प्लगिंग बोल देते हैं, जिससे क्या हम करेंगे? लूजनिंग और टर्निंग करेंगे सॉइल की। अब उसके लिए हमें एक इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत पड़ती है जिसको हम बोल देते हैं क्या? प्लग बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? प्लग। या फिर अगर हम हिंदी में बात करें तो हिंदी में इसको बोलते हैं हल। क्या बोलते हैं? हल बोलते हैं। ये किससे बना रहता है? ये वुड से या फिर किससे? आयरन से, लोहे से बना रहता था। अभी मैं पिक्चर दिखाती हूँ आपकी। तो ये क्या करता है? सॉइल को जो हमारी सॉइल रहती है वो कैसी होती है? बहुत ड्राई रहती है। तो हमने ड्राई जो सॉइल है उसमें पहले वाटरिंग करा, खेतों में क्या करा? हमने पानी डाला, जिससे क्या हो गई? जो हमारी सॉइल थी जो बहुत ड्राई थी, सूखी सी थी, वो उसमें क्या आ गई? अब थोड़ा नमी आ गई है, मॉइस्चर आ गया है। फिर हमने उसमें क्या करा? खेत में हल चलाया, जिससे प्लगिंग की। तो उससे क्या होता है? जो हमारी सॉइल रहती है उसका नीचे वाला पार्ट जो है ऊपर आ गया, और ऊपर वाला पार्ट मतलब कि टर्निंग हो गई सॉइल की,
और क्या हो गई, लेवलिंग हो गई। अब लेवलिंग क्या होती है, तो याद रखना अगर हम फील्ड की बात करें तो सॉइल के बड़े बड़े से क्या रहते हैं, गड्ढे गड्ढे रहते हैं, या फिर बड़े बड़े टुकड़े रह सकते हैं सॉइल के, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, क्रम्स भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, जिसको हम क्रम्स भी बोल देते हैं, बिग क्लम्स रहते हैं, ठीक है। तो इसको क्या करना रहता है, क्रम्स को हमें ब्रेक डाउन करना रहता है, ब्रेक करना रहता है क्रम्स को हमें, ठीक है। क्यों करना है ब्रेक, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारी जो मिट्टी है बिल्कुल एक जैसी, एक लेवल की हो, ठीक है, ऊबड़ खाबड़ ना हो, कहीं पे मिट्टी ऊपर है फिर नीचे है, फिर ऊपर है फिर नीचे है, ऊपर है नीचे, इससे प्लांट जो है हमारा वो कैसे ग्रो करेगा, नहीं ग्रो कर पाएगा। इसीलिए हम चाहते हैं कि जो हमारा फील्ड है, खेत है, वो एक तरीके से लेवल रहे, जो ज़मीन है एक जैसी रहे। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हमारे खेत को लेवलिंग करते हैं, ठीक है। अब जो लेवलिंग होती है, लेवलिंग किसकी हेल्प से होती है, तो लेवलिंग जो होती है हमारी किसकी हेल्प से, किसकी मदद से होती है, तो लेवलर की मदद से लेवलिंग होती है, ठीक है। लेवलर आता है, उससे क्या होती है, लेवलिंग होती है। ये भी क्या होता है, इम्पॉर्टेंट एक प्रोसेस ही है। अगर हम जो हमारी मिट्टी तैयार कर रहे हैं उसके लिए भी ये क्या है, एक इम्पॉर्टेंट प्रोसेस ही है। अब मैं आपको यहाँ पे थोड़ा फ्लो चार्ट की मदद से, देखो कि हमने प्रिपरेशन ऑफ सॉइल की बात करें तो हम क्या करें, प्लगिंग और टाइलिंग करें। प्लगिंग और टाइलिंग क्या होता है, हमने जो हमारी सॉइल थी उसको टर्निंग कर दिया है और लूजनिंग कर दिया। और लेवलिंग में क्या हुआ है, तो लेवलिंग में हमने अपनी सॉइल को एक लेवल पे ले आया है ना, एक बराबर ले आया है, समतल बना दिया है। अब प्लगिंग में कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज़ हो रहा है, तो प्लग यूज़ हो रहा है और हो यूज़ हो रहा है, ठीक है, और कल्टीवेटर भी है। उसके बाद लेवलिंग के लिए हमें लेवलर की ज़रूरत पड़ेगी। यहाँ पे पिक्चर है, अभी मैं आपको और क्लियर इसकी क्या थोड़ी बड़ी सी इमेज दिखा दे रही हूँ। तो ये प्रिपरेशन ऑफ सॉइल समझ में आया आपको। तो यहाँ पे देखो आप पिक्चर में आप जैसे देख सकते हैं, थोड़ा और अगर हम जूम करें तो ये प्लग जो है हमने बताया था हल। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये क्या है, दो हमारे वुल है, बैलों की सहायता से। पहले के ज़माने में ये बैल जो हैं वो हम बोलते थे ना, हल जोतते थे बैल। तो जो प्लग है हमारा, या हल जोतने के लिए पहले ये बुल जो है हमारे, है ना, बैलों का, या फिर हम बोल सकते हैं ज़्यादातर तो बैलों का ही यूज़ होता था। कहीं कहीं पे हॉर्स और कैमल की मदद से भी क्या करते थे, ये प्रोसेस कर सकते थे। इसमें क्या होता था, हम टाइलिंग ऑफ सॉइल, एडिंग फर्टिलाइज़र टू द क्रॉप और रिमूविंग ऑफ वीड्स है, और टर्निंग दी सॉइल, ये सारी प्रोसेस किसकी, इन लोगों की मदद से होती थी। यहाँ आप देख सकते हो प्लग जो है, ये प्लग है यहाँ पे, और इसी को इसने यहाँ पे अलग से बताया है। तो जो एक ट्रायंगुलर जो स्ट्रक्चर दिख रहा है उसको हम क्या बोल देते थे, प्लग शेयर बोल दिया जाता है, ठीक है। ये किससे बना रहता है, लोहे से बना रहता है, ठीक है, स्ट्रॉन्ग होता है, आयरन स्ट्रिप से बनता है। और इसका जो मेन पार्ट है, मेन पार्ट होता है ये हमारा क्या, प्लग शेफ्ट होता है, याद रखना। मेन जो पार्ट होता है वो क्या होता है, हमारा प्लग शेफ्ट होता है। इसमें एक लंबी सी वुड की लकड़ी होती है जिसको हम क्या बोल देते हैं, लंबी सी वुड होती है, प्लग शेफ्ट बोलते हैं। और उसका क्या होता है, हैंडल जो होता है, वन एंड जो शेफ्ट होता है, इसमें अब एक एंड को हम क्या करते हैं, अटैच कर देते हैं बुल्क नेक से। फिर क्या होता है, जैसे जैसे बुल आगे बढ़ता है तो इसको खींचता हुआ चलता जाता है। तो ये क्या होता है, ये आप देख सकते हो यहाँ पिक्चर में कि ज़मीन कैसे यहाँ पे खुदते जा रही है ना, ये ज़मीन के अंदर तक जाया जा रहा है, तो जिससे कि ज़मीन ऊपर आ रही है और ये आगे बढ़ता जा रहा है। तो इस तरीके से क्या होता है, ये प्लग जो है हमारा वर्क करता है, ठीक है। तो अगर हम प्लग की बात करें तो प्लग का काम क्या है, तो यही है कि टाइलिंग करेगा सॉइल की, टाइलिंग दी सॉइल, और क्या करेगा ये, ठीक है, एडिंग फर्टिलाइज़र। जैसे ये गड्ढा होते जा रहा है तो अपन फर्टिलाइज़र ऐड कर सकते हैं, फर्टिलाइज़र ऐड कर सकते हैं, और वीड को रिमूव कर सकते हैं। रिमूविंग वीड, वीड मतलब क्या होता है, जो कचरा वगैरह उग जाता है जो हमारे लिए ज़रूरत नहीं होता है। फिर टर्निंग दी सॉइल, टर्निंग दी सॉइल, इन सब में ये क्या करता है, हमारी मदद करता है। ये किससे बना रहता है, तो वुड से बना रहता है, या फिर हम आयरन का भी बना रहता है। अब तो क्या हो रहा है कि मॉडर्न, पहले तो वुड के बने रहते थे प्लग, आजकल क्या हो रहा है, आयरन प्लग आ गए हैं, ठीक है। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट बात करें तो हो होता है नेक्स्ट, जो हमारा इंस्ट्रूमेंट यूज़ होता है एग्रीकल्चर में उसका नाम क्या है, हो।
यहाँ पे आप देख सकते हो मेटल के स्ट्रिप है, रॉड है, बीम है, हैंडल है, ग्रिप है और बैंड प्लेट होती है। ठीक है, तो हो क्या होता है, एक सिंपल टूल होता है जिसका यूज़ हम क्या करते हैं, रिमूविंग वीड एंड लूजनिंग द सॉइल। हो का यूज़ कहाँ करते हैं हम, तो रिमूविंग वीड एंड, और कहाँ पे करते हैं, लूजनिंग दी सॉइल, लूजनिंग दी सॉइल। ठीक है, सॉइल को लूज करने में करते हैं। ठीक है, इसमें भी स्ट्रॉन्ग, ब्रॉड और बैंड सी प्लेट, आयरन प्लेट होती है, जो कि एक तरफ से क्या होती है, उसका एक एंड जो होता है फिक्स जो होता है। ठीक है, इसको ब्लेड की तरह ये क्या करता है, वर्क करता है। इसको भी कौन, एनिमल के द्वारा पुल किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट देख सकते हो आप क्या, कल्टीवेटर। कल्टीवेटर ये ट्रैक्टर में लगा हुआ रहता है। ठीक है, ये क्या करता है, और ध्यान से देखो तो ये इसमें कुछ इस तरीके से अगर आप देखेंगे तो कैसे होते हैं, ये ऐसा। ठीक है, तो ये क्या करता है, कुछ ऐसा नुकीला सा रहता है ये आयरन का। तो ये क्या होता है, पूरी जो हमारी सॉइल रहती है उसको पूरा अंदर तक खोदता है और पूरी हमारी जो भी सॉइल है उसको पूरा लेवल में कर देता है। ठीक है, तो कल्टीवेटर का आजकल सबसे ज़्यादा यूज़ किसका हो रहा है, तो हम अगर बात करें तो आज के टाइम पे सबसे ज़्यादा यूज़ किसका हो रहा है, कल्टीवेटर का यूज़ हो रहा है। कल्टीवेटर क्या करता है, तो प्लगिंग इज डन बाय ट्रैक्टर ड्राइवन कल्टीवेटर, और ये कल्टीवेटर ये हमारा टाइम जो और समय, लेबर सारा कुछ बचा देता है। ठीक है, तो अब किसका यूज़ होने लगा है, कल्टीवेटर का। अब नेक्स्ट हम सेकंड बात करते हैं हम, तो सेकंड स्टेप हमारी क्या होती है, सोइंग होता है। सोइंग मतलब होता है हमारा बीज बोना। सोइंग को हिंदी में क्या बोलते हैं हम, बीज बोना। तो याद रखना कि जो हमारा सीड होता है, ठीक है, तो सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि जो हम सीड हैं, बीज बो रहे हैं, वो सीड कैसा होना चाहिए, तो सबसे पहले तो सीड हमारा गुड क्वालिटी का होना चाहिए। ठीक है, गुड क्वालिटी का होगा तभी तो अच्छी फसल उगेगी। और कैसा होना चाहिए, क्लीन होना चाहिए, मतलब कचरा वगैरह वो सब नहीं होना चाहिए, और हेल्दी होना चाहिए। ठीक है, ये क्या है, तीन जो है हमारे मेन इम्पॉर्टेंट वो है कि सीड हमारा इम्पॉर्टेंट पार्ट है कि अगर हम चाहते कि हमारी फसल अच्छी उगे तो इसके लिए हमें क्या चाहिए, हमें गुड क्वालिटी के सीड चाहिए, फिर क्लीन और हेल्दी सीड चाहिए, जिससे कि हमारी वैरायटी जो है अच्छे से मिल सके। ठीक है, अब सीडिंग के लिए जो सोइंग है, सोइंग भी क्या है कि एक इम्पॉर्टेंट टास्क होता है कि किस तरीके से हम बीजों को बोया जाएगा, है ना। अब बीज अगर याद रखना, उसके अलावा अगर हम और बीजों की बात करें तो अगर हमारे बीज कैसे लाइटर है, डैमेज है ना, अगर हॉलो है, तो वो सब क्या होंगे, खराब बीज होते हैं, ये पानी में तैरने लगते, तो हमें ऐसे बीजों का यूज़ नहीं करना है। ठीक है, अब अगर हम बात करें सोइंग सीड के लिए हम कौन सी मेथड का यूज़ करते हैं, तो कुछ ट्रेडिशनल टूल थे और कुछ क्या थे, अब मॉडर्न टूल्स आ गए हैं जिसकी मदद से हम क्या करते हैं, बीजों को, अनाज को बोते हैं खेत में। अब यहाँ फ्लो चार्ट में आप देख सकते हैं सोइंग सीड के लिए एक ब्रॉडकास्टिंग है और ट्रांसप्लेटिंग है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर ब्रॉडकास्टिंग, तो अब हम हाथों से एक एक बीज को लेकर हम क्या कर सकते हैं, मिट्टी में गाड़ सकते हैं। तो आप खुद ही सोचिए कि ये प्रोसेस, अगर इतना बड़ा खेत है तो अगर हम हाथ से बीजों को लगाएंगे तो कितना समय लग जाएगा। ठीक है, तो ये बहुत समय, जो हमारा टाइम कंज्यूमिंग मेथड थी पहले के टाइम में, बहुत पहले शायद लोग करते होंगे कुछ क्रॉप्स के लिए जिसको हम लिमिटेड अमाउंट में बोना चाहते हैं, पर अगर हम लार्ज अमाउंट की बात करें तो बाय हैंड मेथड का यूज़ तो कर ही नहीं सकते। उसके बाद ट्रेडिशनल वे फनल का यूज़ करके भी क्या होता था कि सीड को बोया जाता था। ठीक है, अभी यहाँ आप ट्रेडिशनल टूल में और देखेंगे। उसके बाद सीड ड्रिलिंग है। ठीक है, तो क्या होता है, ये सीड ड्रिल में क्या, ट्रैक्टर की मदद से सीड ड्रिल हो जाता है और एक इक्वल डिस्टेंस में और गहराई पे, प्रॉपर डेप्थ में और डिस्टेंस में क्या होता है, बीजों को बोया जाता है। तो ये दोनों मेथड का यूज़ होता है। उसके बाद ट्रांसप्लांटिंग। ट्रांसप्लांटिंग में क्या होता है कि एक लार्ज अमाउंट में हमने लार्ज स्टेज में क्या करें, प्लांट्स को लगा दिया, फिर उनको निकाल के वहाँ से अलग अलग क्या होता है, लाइन वाइज लाइन्स थोड़े थोड़े डिस्टेंस में ग्रो किया जाता है। पहले के समय में जो धान होता था, है ना, धान की खेती इसी तरीके से की जाती थी। अभी भी बहुत सारे
हमारे इंडिया में ऐसे गांव हैं जहाँ पर पहले बीजों को बो दिया जाता, धान के जो जब थोड़े बड़े बड़े से प्लांट हो जाते तो उसको निकाल के फिर से उसको अगेन, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये वुमन लोग क्या कर रहे हैं, इक्वल डिस्टेंस में और थोड़ी थोड़ी दूरी पर इन पेड़ों को लगा रहे हैं। तो ये क्या था कि सीड को बोने की मेथड है। और अगर हम ट्रेडिशनल टूल मेथड और सीड ड्रिल को और थोड़ा हम डिटेल में देखें तो जो ट्रेडिशनल टूल मेथड थी, है ना, इसमें क्या होता था कि जो बीजों को बोने के लिए एक शेप्ड लाइक फनल थी, क्या थी यहाँ पे, एक शेप्ड लाइक फनल लाइक शेप का रहता है हमारा, ठीक है, या हम बोल सकते हैं एक फनल रहती है। इस फनल में क्या कर देते हैं, हम सीड को फिल कर देते हैं, सीड को हम फिल करते हैं और उसके बाद क्या करते हैं, ये धीरे धीरे आगे बढ़ता जाता है। इसमें पाइप रहती है और कुछ एंड रहते हैं। तो आप देख रहे हो जैसे जैसे ये जो हमारे बैल हैं वो आगे बढ़ते आ रहे हो, ये सीड अंदर की तरफ जाते जाते हैं, ठीक है, ज़मीन में अंदर की तरफ जाते जाते हैं। इसमें क्या होता है, 2 और 3 पाइप रहती है, शार्प एंड रहते हैं, जिसकी मदद से ये एंड जो है पियर्स करते हैं, ज़मीन में गड्ढा करते हैं और सीड अंदर चले जाते हैं। तो ये हमारी क्या थी, ट्रेडिशनल मेथड थी, ट्रेडिशनल टूल था। अब नाउ क्या आ गया है, सीड ड्रिल आ गया है, सीड ड्रिल मेथड आ गई है। ये क्या करती है हमारा, फिर से अगेन ये हमारा समय बचा देती है ना, मेहनत भी ज़्यादा नहीं लगती है। इसमें क्या होता है, जो हमारे सीड्स रहते हैं यूनिफॉर्मली, है ना, कैसे, यूनिफॉर्मली और इक्वल डिस्टेंस में, एट इक्वल डिस्टेंस, याद रखना, इक्वल डिस्टेंस पर और किस पे, एंड डेप्थ पर, ये पूरे खेत पर क्या होते हैं, सीड बो दिए जाते हैं इनकी मदद से, ठीक है। फिर क्या होता है, इसमें हम ये भी करते हैं कि इंश्योर कर लेते हैं हमारी सॉइल से फिर से सीड को कवर कर देते हैं आफ्टर दी सोइंग। इससे क्या हो जाता है, जो हमारा सीड रहता है वो बर्ड खा ना ले, है ना, इन सब से हम उसको प्रोटेक्ट कर पाते हैं। तो जो सीड ड्रिल मेथड है वो अगर हम देखें तो बिल्कुल बेस्ट कह सकते हैं हम, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाओ, अब ये हमारा हो गया क्या, सीड सोइंग हो गई, सीडों को हमने क्या करा, बो दिया है। अब क्या करते हैं, हमें ये भी ध्यान रखना है, इसीलिए हम बीज को थोड़ा थोड़ा डिस्टेंस में लगाते हैं ताकि हर एक प्लांट को, मान लो यहाँ पे पेड़ लगाया, बहुत सारे प्लांट जो है ओवर क्राउडेड ना कर ले, एक के ऊपर एक ना हो जाए ना, सब प्लांट को सफिशिएंट सनलाइट मिले, न्यूट्रिएंट मिले, पानी मिले सॉइल से। इसीलिए हम क्या करते हैं, प्लांट को दूरी दूरी पर लगाते हैं। और अगर ज़्यादा ओवर क्राउडिंग हो गई है तो कुछ प्लांट्स को क्या कर देते हैं, हम निकाल देते हैं, रिमूव कर देते हैं, ताकि हम ओवर क्राउडिंग से बच सकें। उसके बाद अगर हम थर्ड स्टेप की बात करें तो थर्ड स्टेप हमने क्या याद देखा था, एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइज़र। एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइज़र क्या होता है, अब ये याद रखना, जो हमारे प्लांट्स को न्यूट्रिएंट चाहिए, ठीक है, हमारे प्लांट्स को जो भी न्यूट्रिएंट होता है, न्यूट्रिएंट मिलता है, पोषक जो तत्व बोलेंगे, तो हमें वो किससे मिलेगा, मैन्योर से मिलेगा, या तो हमें किससे मिलेगा, फर्टिलाइज़र से मिलेगा। तो ये भी क्या है, एक बहुत इम्पॉर्टेंट प्रोसेस या स्टेप बोल सकते हैं कि जो भी हम जब भी क्रॉप का प्रोडक्शन करते हैं, हम जब भी अनाज उगाएंगे, क्रॉप प्रोडक्शन में न्यूट्रिएंट जो ऐड करना या मैन्योर और फर्टिलाइज़र को ऐड करना बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्टेप हो जाती है, ठीक है। तो मैन्योर या फर्टिलाइज़र हम किसे बोलते हैं, तो ऐसे सब्सटेंस जिसको हम सॉइल में ऐड करते हैं, जो क्या कर देता है, प्लांट के हेल्दी ग्रोथ के लिए ज़रूरी है, ठीक है, न्यूट्रिएंट, जिससे हमें क्या मिले, सॉइल को न्यूट्रिएंट मिल जाए हेल्दी ग्रोथ के लिए, उसे हम क्या बोल देते हैं, मैन्योर या फर्टिलाइज़र बोल देते हैं। अब मैन्योर क्या होता है, तो मैन्योर हमें पता है खाद होती है ना, ये नेचुरल होती है ना, ये जैविक तत्वों से मिलकर बनी रहती है, जैविक होती है। और फर्टिलाइज़र कैसे होते हैं, इसमें कई केमिकल्स भी यूज़ किए जा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद और क्या होता है, तो फार्मर जो है फील्ड में क्या करते हैं, ऐड करते हैं मैन्यूर को, जिससे कि उनकी सॉइल रिप्लेनिश हो जाए और उनको न्यूट्रिएंट मिल जाए, ठीक है, सॉइल रिप्लेनिश और न्यूट्रिएंट वाली हो जाती है इससे, ठीक है, रिप्लेनिश एंड न्यूट्रिएंट मिल जाता है, सॉइल को न्यूट्रिएंट्स मिल जाते हैं।
ओके, इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, जब हम खाद को खेतों में बो दे मतलब फेंकते हैं या क्या कह सकते हैं, हम छिड़कते वर्ड ज़्यादा अच्छा रहेगा, तो उसको हम क्या बोल देते हैं कि मैन्योरिंग कर रहे हैं। और जब अगर हमारे प्लांट को अगर प्रॉपर मैन्योर नहीं मिलता है, प्रॉपर फर्टिलाइज़र नहीं मिलता है, तो हमारे प्लांट कैसे होते हैं, वीक प्लांट्स जो हैं मिलते हैं, और प्लांट की बहुत अच्छे से ग्रोथ नहीं हो पाती। ठीक है, थोड़ा सा और मैन्योर और फर्टिलाइज़र के बारे में देख लो। तो मैन्योर क्या देखें अगर हम, तो मैन्योर क्या होता है, याद रखना, ऑर्गेनिक होता है, ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस है। और ये बनता कैसे है, तो ये बनेगा डिकम्पोजिशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल, डिकम्पोजिशन ऑफ, ठीक है, प्लांट्स एंड एनिमल वेस्ट, प्लांट्स एंड एनिमल वेस्ट से क्या होता है, हमारा मैन्योर बनता है ना। जब हमारे प्लांट्स रहते हैं, पत्ती रहते हैं या पेड़ पौधे रहते हैं, या घरों से निकलने वाला जो हमारा कचरा रहता है, वेजिटेबल के छिलके हो गए या हमारे फलों के छिलके हो गए, उसको अगर हम एक जगह डाल दें गड्ढा करके, और या वहीं पे हम जो हमारा क्या रहे कि जो काऊ डंक रहता है, गोबर रहता है, ये सारी चीज़ों को डाल दें, तो कुछ टाइम बाद क्या हो जाता है कि ये बहुत ही अलग सा भुरभुरा सा और ब्राउन कलर का एक सब्सटेंस बन जाता है, जिसको हम क्या बोल देते हैं, मैन्योर बोल देता है। और ये हमारा क्या होता है, पेड़ों की ग्रोथ के लिए पोषक जो रहते हैं, न्यूट्रिएंट प्रदान करते हैं, न्यूट्रिएंट देते हैं। ठीक है, वहीं अगर हम बात करें किसकी, फर्टिलाइज़र की, फर्टिलाइज़र क्या होते हैं, तो फर्टिलाइज़र याद रखना, ये हमारे क्या होता है, इनऑर्गेनिक या फिर हमारे केमिकल्स होते हैं। फर्टिलाइज़र क्या होते हैं, हमारे केमिकल्स होते हैं। ठीक है, अब ये क्या होते हैं, इसमें भी रिच होते हैं, ये भी कैसे, पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट के लिए, पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट, जैसे अगर हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए नाइट्रोजन चाहिए या फिर हमें सल्फर चाहिए, तो हम क्या करेंगे, उस तरीके के फर्टिलाइज़र का यूज़ करेंगे। आप फर्टिलाइज़र का एग्जांपल लिख लो, ये इंपॉर्टेंट है, आप लोग को पता होना चाहिए। तो यूरिया है सबसे पहले, तो और कौन सा फर्टिलाइज़र होता है, तो अमोनियम सल्फेट होता है, अमोनियम सल्फेट होता है। और क्या होता है हमारा फर्टिलाइज़र, तो याद रखना, सल्फर फॉस्फेट होता है, सल्फर फॉस्फेट, सल्फर फॉस्फेट, सॉरी सल्फर फॉस्फेट नहीं, सुपर फॉस्फेट, यहाँ करेक्ट कर लेना आप, क्या है, सुपर फॉस्फेट। फिर होता है पोटाश, पोटाश, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, एनपीके, एनपीके याद रखना, एनपीके का फुल फॉर्म भी आ सकता है आप लोग को, क्या, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम को मिला के हम क्या बोल देते हैं, इसको हम बोल देते हैं हमारा एनपीके। तो ये क्या है, कुछ हमारे फर्टिलाइज़र के एग्जांपल है, क्या, यूरिया, अमोनियम सल्फेट, सल्फर सुपर फॉस्फेट, पोटाश, एनपीके। ठीक है, फर्टिलाइज़र भी हेल्प करते हैं बेटर यील्ड और क्रॉप प्रोडक्शन के लिए। ठीक है, क्रॉप का अगर हमें अच्छे से चाहते प्रोडक्शन हो, ये भी हमारी सॉइल को क्या करता है, रिप्लेनिश करता है और न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करता है। मैन्योर की बात कर रहे हैं। ओके, अब हम इसमें थोड़ा डिफरेंस देख लेते हैं फर्टिलाइज़र और मैन्योर में। याद रखना, यहाँ पे डबल स्टार लगा लो, ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ये डिफरेंसेस भी आ सकते हैं। फर्टिलाइज़र क्या होता है, तो ये मैन मेड इनऑर्गेनिक सॉल्ट है। मैन्योर क्या होता है, मैन्योर इज़ अ नेचुरल सब्सटेंस ऑब्टेन बाय डिकम्पोजिशन ऑफ कैटल डंक एंड प्लांट रेसिड्यू। ये अभी मैंने बताया था, जो हमारे गाय भैंस रहते हैं उनके गोबर से, और हमारे प्लांट के जो छिलके रहते हैं ना, सब्जियों और फलों के छिलके रहते हैं, पत्तियां रहती हैं, इन सब के डिकम्पोजिशन से मैन्योर बनता है। फिर फर्टिलाइज़र जो है उसको हम फैक्ट्री में प्रिपेयर करते हैं, और मैन्योर को हम खेतों में, घर पे, कहीं पे भी प्रिपेयर कर सकते हैं। फर्टिलाइज़र डज नॉट प्रोवाइड एनी ह्यूमस टू द सॉइल, है ना। मैन्योर क्या करता है, ये सॉइल को ह्यूमस प्रोवाइड करता है। फिर फर्टिलाइज़र क्या होता है, रिच इन प्लांट न्यूट्रिएंट लाइक नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम, इसमें ज़्यादा अमाउंट में होता है, रिच रहते हैं ये इनके। और मैन्योर क्या होता है, लेस रिच रहते हैं प्लांट न्यूट्रिएंट के। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप याद रख लेंगे, याद कर लेंगे।
यहाँ पे हम फ्लो चार्ट की हेल्प से देख सकते हैं कि प्रोवाइडिंग न्यूट्रिएंट, हम न्यूट्रिएंट कैसे प्रोवाइड कर सकते हैं। तो एक नेचुरल वे है, नेचुरल वे में क्या है कि फील्ड फैलो, ठीक है। फिर क्रॉप रोटेशन के हमने बदल बदल के क्रॉप को क्या किया, रोटेट कर दिया कि एक साल हमने एक क्रॉप लगाई है, दूसरे साल हम दूसरी क्रॉप लगा देंगे। इस तरीके से हम क्रॉप का रोटेशन कर सकते हैं। या फिर हम मिक्स्ड क्रॉपिंग, एक साथ एक ही फील्ड में दो अलग अलग तरीके की क्रॉपिंग कर लो तो मिक्स्ड क्रॉपिंग। फिर इंटर क्रॉपिंग, इसमें वही कि हमने आधी जगह यहाँ मेज़ लगाया है, सोयाबीन, ओट, इस तरीके से इंटर क्रॉपिंग, ठीक है। और इसी का अगर हम दूसरा न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करने का मैन्योर और फर्टिलाइज़र है, तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं कि हमारी जो भी सॉइल है या प्लांट है उसको हम क्या कर सकते हैं, न्यूट्रिएंट प्रोवाइड कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप है हमारा, उसके बाद अगर हम अपना नेक्स्ट स्टेप या फोर्थ स्टेप देखें, वो है हमारा, तो हमने जो हमारा फोर्थ स्टेप बोले हैं वो इरिगेशन होता है, ठीक है। अब इरिगेशन क्या होता है, तो याद रखना कि जब भी हम क्या करेंगे, अपनी क्रॉप्स को वाटर का सप्लाई करेंगे, तो इस चीज़ को हम बोल देते हैं इरिगेशन, ठीक है। क्या होता है, द सप्लाई ऑफ वाटर टू क्रॉप्स, सप्लाई ऑफ वाटर टू क्रॉप्स एट रेगुलर इंटरवल, मतलब समय समय पर हम क्या कर रहे हैं, समय समय पर एक समय अंतराल के बाद हम क्या कर रहे हैं, पानी जो है अपने क्रॉप्स को सप्लाई कर रहे हैं या प्रोवाइड करा रहे हैं, उसे हम क्या बोल देते हैं, इज कॉल्ड इरिगेशन। अब जैसे कि हम सभी को पता है इरिगेशन, है ना, जैसे हम सबको पता है कि जितने भी लिविंग बींग्स हैं, है ना, चाहे वो प्लांट हो या एनिमल हो, सभी को ज़िंदा रहने के लिए किसकी ज़रूरत पड़ती है, तो वाटर की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। अब वाटर क्यों ज़रूरी है, तो प्लांट के लिए भी प्रॉपर ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए तो पानी चाहिए है। अब प्लांट को, जो हमारे प्लांट्स होते हैं वो वाटर का क्या करते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं थ्रू रूट्स के, ठीक है। अब जो हमारा वाटर है उसमें क्या रहता है, मिनरल और फर्टिलाइज़र रहता है, जो रूट क्या करता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। तो अगर हम देखें कि अगर हम प्लांट्स की बात करें, तो प्लांट्स में 90% तक क्या रहता है, वाटर रहता है। 90% क्या रहता है, वाटर रहता है। अगर वाटर जो है असेंशियल है, अगर वाटर नहीं मिला, ठीक है, वाटर अगर नहीं मिलेगा प्लांट में, तो क्या नहीं होगा, जर्मिनेशन ऑफ सीड जो है नहीं हो पाएगा, ठीक है। जर्मिनेशन ऑफ सीड्स जो है वो नहीं हो पाएगा। अगर सीड ही हमारा जर्मिनेट नहीं हुआ, जर्मिनेट नहीं हुआ मीन्स कि सीड में से प्लांट निकल ही नहीं रहा है, टाइनी सा प्लांट, यही प्लांट आगे चल के क्या होता है, बड़ा सा पेड़ बनता है, क्रॉप बनती है। तो जब जर्मिनेशन ही नहीं हो पाएगा तो हमारा प्लांट जो है क्रॉप ग्रो कैसे करेगी, ठीक है। तो इसलिए वाटर बहुत ज़रूरी है, ठीक है। उसके अलावा अगर हम बात करें तो जितने भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो भी कहाँ पे डिज़ोल्व होते हैं, वाटर में डिज़ोल्व होते हैं। फिर वो क्या होते हैं, वाटर जो है के थ्रू अलग अलग जो पार्ट्स हैं उसमें, प्लांट के अलग अलग पार्ट्स में क्या होते हैं, ये न्यूट्रिएंट सप्लाई होते हैं, ट्रांसपोर्ट होते हैं, ठीक है। उसके अलावा वाटर क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है हमारी क्रॉप को, किससे, फ्रॉस्ट से और हॉट एयर करंट से। वाटर क्या करता है, हमारा प्रोटेक्ट करता है, किससे बचाता है, हमारे फ्रॉस्ट से बचाता है, और हमारा किससे, हॉट एयर करंट से भी बचाता है, ठीक है। तो इसलिए पानी तो बहुत ज़रूरी है, पानी के बिना तो कोई भी नहीं रह पाएगा। तो अब हमें क्या करना है कि हम चाहते हैं कि हमारी क्रॉप हेल्दी रहे, उसके लिए, और हमारी जो सॉइल है उसमें मॉइस्चर जो है मेंटेन रहे, बना रहे, उसके लिए हम क्या करते हैं, एक प्रॉपर समय समय पर या प्रॉपर इंटरवल के बाद हम क्या करते हैं, हमारी क्रॉप्स पर वाटर का सप्लाई करते हैं। इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं इरिगेशन, ठीक है। अब सोर्स ऑफ इरिगेशन क्या होंगे, अब पानी आएगा कहाँ से, तो सोर्स ऑफ इरिगेशन में हम क्या देखेंगे, पानी आता कहाँ से, खेतों में, ठीक है। या हमारी क्रॉप्स को पानी चाहिए तो वो कहाँ से मिलेगा, तो याद रखना कि वेल्स हैं, जो कुआं होता है, ठीक है। उसके अलावा पॉन्ड है, ठीक है। फिर रिवर हो गई हमारी, लेक्स हो गई, रिवर्स हो गई, ठीक है, ट्यूबवेल हो गई, और डैम्स हो गए हमारे, ठीक, कैनाल्स हो गई। इन सब के थ्रू क्या होता है,
हम वाटर को या वाटर का सप्लाई कर पाते हैं हम, ठीक है। तो ये सब क्या है, हमारे सोर्स ऑफ इरिगेशन है। अब कुछ ट्रेडिशनल मेथड्स होती है इरिगेशन के लिए, जैसे कि मोट बोलते हैं या चेन पंप बोलते हैं। ये पुराने ज़माने में, पहले के समय पर, ठीक है, मोट हो गया, चेन पंप हो गया, ढेकली हो गया, राहत हो गया, ये सारी मेथड का यूज़ होता था। किसके लिए? इरिगेशन के लिए। तो अगर हम देखें कि ट्रेडिशनल, ठीक है, क्या ट्रेडिशनल मेथड्स ऑफ इरिगेशन के पहले के समय में कौन सी मेथड का यूज़ होता था? तो पहले के समय पर 4 जो हैं, याद रखना, उनके नाम मैं लिख दे रही हूँ। पहला है हमारा मोट या फिर इसी को हम बोलते थे पुली सिस्टम, ठीक है, पुली सिस्टम या मोट, ठीक है। सेकंड है हमारा क्या? चेन पंप हो गया। थर्ड क्या हो गया हमारा? थर्ड हो गया हमारा ढेकली, ठीक है, क्या हो गया हमारा? ढेकली हो गया। और फोर्थ है हमारा राहट या रहट, जिसको हम क्या बोलते हैं? लीवर सिस्टम में बोलते हैं, लेवर या लीवर सिस्टम। ये क्या है? 4 ट्रेडिशनल मेथड थी जिनका यूज़ हम किस में करते थे? इरिगेशन के लिए करते थे। अब ये जो मैंने चारों ट्रेडिशनल मेथड बताया है, तो इन मेथड्स में क्या होता था कि हम वाटर जो भी अवेलेबल होता था वेल्स में, है ना, लेक्स में या कैनाल में, है ना, कुएं का पानी या लेक का पानी रहता था, इसको हम क्या करते थे? लिफ्टेड अप करते थे, ठीक है। क्या किया जाता था? इन पानी को, जैसे वेल हो गया या लेक हो गई हमारी, ठीक है, या कैनाल हो गई, तो इनमें से पानी को हम क्या करते थे? लिफ्टेड अप, उठाया जाता था, लिफ्टेड अप किया जाता था। देन क्या करते थे कि अलग अलग तरीके से, अब इसके लिए हमें क्या चाहिए रहता था? या तो ह्यूमन चाहिए, है ना, इसके लिए या तो हमें क्या चाहिए? कैटल चाहिए, कोई भी जानवर की हेल्प से, या फिर ह्यूमन की हेल्प से, ह्यूमन लेबर की हेल्प से क्या करते थे कि इन पानी को उन जगह से उठा के हम क्या करते थे? दूसरी जगह पर हम अपने खेतों पर पानी को डालते थे, सप्लाई करते थे, ठीक है। अब ये मेथड कैसी होती थी? चीपर होती थी, सस्ती होती थी, बट क्या होती थी? लेस एफिशिएंट होती थी, क्योंकि लोग इतना ज़्यादा थक जाते थे, मतलब पानी ढोते यहाँ से वहाँ तक पानी ले जाने में। तो ये जो ट्रेडिशनल मेथड है वो थोड़ी सी हमारे लिए क्या थी? लेस एफिशिएंट थी। यहाँ पे आप देख सकते हो, ये मोट, यहाँ से पानी ये उठा के मटके की हेल्प से क्या कर रहे हैं? खेतों में डाला जा रहा है। ये पुली सिस्टम, मतलब कि हमने कुएं में ये पुली लगी रहती है ना, तो पानी को क्या करे? बाल्टी की सहायता से पहले बाहर निकाला, फिर मटके में भरा और फिर उसको खेतों में डाल रहे हैं, ठीक है। ये चेन पंप के द्वारा देख सकते हैं पानी कैसे सप्लाई होता है, ये ढेकली से। और फिर ये राहत या लीवर सिस्टम था, इसके थ्रू क्या होता था? पहले के टाइम पे इस तरीके से इरिगेशन होता था। बट अब क्या हुआ? मॉडर्न टेक्नोलॉजी आ गई। अब मॉडर्न मेथड में क्या होने लगा कि इरिगेशन में हम वाटर का यूज़ इकोनॉमिकली करने लगे। अब ज़्यादा फील्ड, खेत बड़े बड़े हो गए हैं, कमर्शियल लेवल पे करना हमें, तो क्या हुआ कि नई नई मेथड आ गई। अब इसके लिए क्या है? एक स्प्रिंकलर मेथड है और ड्रिप सिस्टम होता है, ठीक है। तो अब हम क्या देख रहे हैं? मॉडर्न मेथड्स ऑफ इरिगेशन। मॉडर्न मेथड्स ऑफ इरिगेशन में क्या हुआ कि इनने हमारा एक तो समय भी बचा लिया और इकोनॉमिकली भी सेफ है, और लार्ज, जहाँ पर लार्ज क्रॉप प्रोडक्शन हो रहा है वहाँ पर ये इन सब का क्या होता था? यूज़ हो रहा है। तो कौन सी है यहाँ पे? पहले तो हो गया एक स्प्रिंकलर मेथड, स्प्रिंकलर सिस्टम होता है, ठीक है। फिर क्या होता है? एक ड्रिप सिस्टम होता है, एक मेथड। और क्या होता है? एक, दो ही है आप लोग को अभी सिलेबस में। तो मॉडर्न मेथड्स ऑफ इरिगेशन में हम देखते हैं स्प्रिंकल सिस्टम, ठीक है। सबसे पहले हम क्या बात करते हैं? ये देखो आप, ये किसका बना है? स्प्रिंकलर सिस्टम का। तो स्प्रिंकलर सिस्टम में क्या होता है? एक पाइप रहती है, ठीक है, और उसमें नोजल रहता है। वो क्या होता है? आगे पीछे, मतलब अपवर्ड, आजू बाजू के डायरेक्शन में क्या होता है? वो मूव करता रहता है, ठीक है। मतलब कि इसमें पानी क्या होता है? रोटेटिंग नोजल लगी रहती है। इसमें क्या होता है? रोटेटिंग नोजल होती है।
अब क्या होती है, रोटेटिंग जो नोज़ल होती है वो क्या होती है, पानी एक बार इस तरफ जाएगा फिर इस तरफ जाएगा, मतलब लेफ्ट राइट ऐसे डायरेक्शन में ये क्या होता है, मूव करता रहता है। इससे क्या होता है, क्रॉप को दोनों तरफ पानी जो है मिलता रहता है। तो इसमें क्या रहती है, रोटेटिंग नोजल लगी रहती है टॉप पर, और एक मेन पाइपलाइन रहती है, वो रेगुलर इंटरवल के बाद उसमें से पानी का फ्लो होता रहता है, मतलब पानी का फ्लो तो होता रहता है और वो दोनों तरफ से क्या होती है, मूव करती रहती है। ठीक है, ये वाला जो स्प्रिंकलर सिस्टम होता है वो कहाँ पे यूज़फुल होता है, तो याद रखना, जैसे कि लॉन्स हो गए, ठीक है, लॉन्स हो गए, फिर कॉफ़ी के प्लांटेशन में, कॉफ़ी प्लांटेशन में ये हेल्पफुल होते हैं, क्या, स्प्रिंकलर सिस्टम। और अदर क्रॉप्स में भी यूज़ होता है, पर मेनली ये लॉन्स और कॉफ़ी प्लांटेशन में बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है स्प्रिंकलर सिस्टम। नेक्स्ट आ जाते हैं हम ड्रिप सिस्टम में। यहाँ पे देखो, ड्रिप सिस्टम में क्या होता है कि पानी जो होता है वो ड्रॉप बाय ड्रॉप क्या होता है, नियर द रूट, ड्रॉप बाय ड्रॉप नियर द रूट, नियर दी रूट क्या होता है, ये सप्लाई होता रहता है। ठीक है, तो क्या होता है, ड्रॉप बाय ड्रॉप ड्रिप सिस्टम में क्या होता है, रूट के पास से, नियर दी रूट, ड्रॉप बाय ड्रॉप पानी जाता रहता है। अब ये किसके लिए बेस्ट रहता है, तो जो भी वाटरिंग फ्रूट प्लांट रहते हैं, ठीक है, ये टेक्निक किसके लिए यूज होती है, तो फ्रूट्स प्लांट के लिए। ओके, उसके बाद क्या होता है, गार्डन में भी यूज हो सकता है ये, और ट्रीज में भी। ठीक है, ये वाली जो हमारी टेक्निक्स है ये भी क्या है, उस जगह के लिए बहुत ही क्या चमत्कार जैसी है जहाँ पर पानी की बहुत ही कमी होती, मतलब जहाँ पानी बहुत कम मात्रा में अवेलेबल होता है उसके लिए ड्रिप सिस्टम जो है वहाँ पर बहुत ही हेल्पफुल हो जाती है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है सरफेस इरिगेशन। वैसे आपके सिलेबस में नहीं दिया है सरफेस इरिगेशन, फिर भी आप देख सकते हैं, आप पिक्चर पर देखोगे तो यहाँ पे क्या होता है, हम ऐसा पार बना देते हैं, ठीक है, जिसको हम क्या बोल देते हैं, मेड़ बोल देते हैं, या ऐसे लाइनिंग बना देते हैं, और बीच में क्या होता है, कैनाल जैसा होल रहता है जहाँ से क्या होता है, ये पूरा पानी सप्लाई होता रहता है। तो ये क्या होता है, हमारा सरफेस इरिगेशन होता है। ठीक है, ये भी क्या है, इम्पॉर्टेंट इरिगेशन है, इम्पॉर्टेंट इरिगेशन मेथड है। ठीक है, ये वैसे आपके सिलेबस में है नहीं, तो इसको हमें इतना डिटेल में नहीं देखना है। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट बात करें, क्या नेक्स्ट आ जाओ हमारा, अभी हमने कितना देखा, 4 पॉइंट देखा। फिफ्थ स्टेप पे आ जाओ, क्या है हमारा, प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स, प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स। अब प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स, ये वीड्स होते क्या हैं, तो याद रखना कि हमारे खेतों में, क्रॉप्स में क्या हो जाते हैं, कई बार ऐसे अनडिज़ायरेबल प्लांट्स जो हैं वो ग्रो हो जाते हैं नेचुरली, जो हमारे लिए हेल्पफुल नहीं होते हैं, है ना। अनडिज़ायरेबल प्लांट है, हमें उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, बट ये प्लांट क्या हो गए हैं, अपने आप हमारे क्रॉप्स में या हमारी फील्ड में ग्रो कर गए हैं, इन्हें हम बोलते हैं वीड्स। तो अब हमने क्या बोले, वीड्स क्या होता है, हमें पता है, अनडिज़ायरेबल प्लांट जो नेचुरली ग्रो कर जाते हैं अलॉन्ग विद द क्रॉप, वो होते हैं हमारे वीड्स। ठीक है, अब रिमूवल ऑफ वीड, इन वीड्स को हटाने की प्रोसेस को हम क्या बोल देते हैं, वीडिंग बोल देते हैं। अब इनको हटाना क्यों ज़रूरी होता है इन वीड्स को, तो याद रखना, ये हमारी जो क्रॉप्स होती है, क्रॉप्स के साथ ये भी ग्रो हो जाते हैं, तो इसी कारण क्या होता है कि हमारी सनलाइट, वाटर और न्यूट्रिएंट के लिए क्या होता है, हमारे प्लांट्स और इन वीड्स दोनों के बीच में कंपटीशन चलता रहता है। ठीक है, अब ये अनडिज़ायरेबल प्लांट है, हमें ज़रूरत नहीं थी फिर भी ये उग गए हैं, तो इसीलिए हम क्या चाहते हैं कि इसको हम जल्द से जल्द हटा दें, जिससे हमारी क्रॉप क्या हो, अच्छे से ग्रो करे। हेल्दी ग्रोइंग ऑफ क्रॉप्स के लिए ज़रूरी है रिमूवल ऑफ वीड्स। इसके लिए फार्मर क्या करते हैं, वीड को कंट्रोल करते हैं, जिसके लिए वो क्या कर लेते हैं, क्रॉप्स में से वीड को किलिंग करते हैं, ठीक है, मारते हैं, या फिर उनकी अपरूटिंग को उसे काट देते हैं, या हाथ से उखाड़ दिया जाता है, या हेल्प से, किसकी, खुरपी की मदद से, इसको खुरपी की हेल्प से, या फिर हम सीड ड्रिल की मदद से, खुरपी और सीड ड्रिल की हेल्प से क्या करते हैं, हम इसका फिजिकली
रिमूवल कर देते हैं, ठीक है। अगर वो हाथ से नॉर्मली हट गया तो ठीक है, नहीं तो वीड्स को कंट्रोल करने के लिए हम कुछ केमिकल का यूज़ करते हैं जिसका नाम है वीडीसाइड, ठीक है। वीडीसाइड क्या होते हैं? ऐसे केमिकल्स होते हैं जिसका यूज़ करते हैं किल दी वीड्स, वीड्स को मारने के लिए इन केमिकल का क्या करते हैं? केमिकल यूज़। जैसे कि फॉर एग्जांपल 2,4-D, ठीक है। 2,4-D जो है, ठीक है, तो 2,4-D जो है, यहाँ पे मैंने उसका फुल फॉर्म लिखा है 2,4-डाइक्लोरो फिनॉक्सी एसिटिक एसिड है। ये क्या होता है? ऑक्सीजन का एक डेरिवेटिव होता है, ठीक है। तो हम ये 2,4-D जो एक केमिकल है, इसको हमने वाटर के साथ मिक्स किया और फिर हम उसको क्या करेंगे? स्प्रे करते हैं। ये देखो आप, जैसे ये स्प्रेइंग वीडीसाइड आप पिक्चर में देख सकते हैं, तो इस तरीके से हम खेत में स्प्रे करते हैं। इससे क्या होता है? ये जो हमारे वीड होते हैं, ये क्या होते हैं? किल हो जाते हैं, मर जाते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा स्टेप है वो आ जाओ। नेक्स्ट स्टेप क्या होता है? हमारा नेक्स्ट स्टेप होता है हार्वेस्टिंग, ठीक है। 6th पॉइंट है ये शायद। हार्वेस्टिंग जो होता है वो क्या होता है? हमारा नेक्स्ट स्टेप है क्रॉप प्रोडक्शन में। हार्वेस्टिंग क्या होता है? एक इम्पॉर्टेंट टास्क है। इसमें हम क्या करते हैं? क्रॉप को अब कटिंग कर दिया जाता है, ठीक है। जब वो मैच्योर हो जाता है, पक जाता है पूरी तरीके से, अब हमारी फसल तैयार है, तब अब इसको हम क्या करेंगे? इसको हम कट कर देंगे। इस प्रोसेस को बोलते हैं हम हार्वेस्टिंग। तो डेफिनेशन क्या हो जाएगी? द कटिंग ऑफ क्रॉप आफ्टर इट इज मैच्योर इज कॉल्ड हार्वेस्टिंग, ठीक है। हार्वेस्टिंग मतलब समझ में आया? हमारा पेड़ जो है, हमारा क्रॉप जो है अब मैच्योर हो गए हैं, तो अब हमने इसको क्या कर दिया? कट कर दिए हैं, हटा दिए हैं उसको, ग्राउंड से, ज़मीन से पुल आउट कर दिए हैं या कट कर दिए हैं। अब हार्वेस्टिंग जो है वो किसकी मदद से होता है? तो सिकल जो होता है, आपने बचपन में देखा होगा या आप लोग ने सुना होगा, एक होता है हसिया, ठीक है, कुछ इस तरीके से दिखता है, ठीक है। हसिया होता है जिसको हम क्या बोलते हैं? सिकल बोलते हैं। तो सिकल की हेल्प से पहले के ज़माने में क्या होता था कि जैसे मान लो ये खेतों में हमारे क्या है, ये क्रॉप लगी हुई है, ठीक है, बहुत सारे क्रॉप्स है ये, तो उसको क्या करते हैं? इस हसिया की सहायता से या सिकल की सहायता से काट दिया जाता था। ये क्या होता था? मशीन। अब क्या हो गया? ये पहले के टाइम पे होता था, अब उसकी जगह पे मशीन आ गई है जिसको हम क्या बोल देते हैं? हार्वेस्टर। क्या बोल दी जाती है? हार्वेस्टर। तो ये हार्वेस्टर क्या करता है? क्रॉप को कट कर देता है और जो हमारे ग्रेन है, अनाज है, सीड को क्या कर देता है? सेपरेट भी कर देता है फ्रॉम दी शेफ, ठीक है। तो हार्वेस्टर क्या कर देता है? कटिंग भी कर देता है और सेपरेशन भी कर देता है, सेपरेशन ऑफ ग्रेन्स फ्रॉम दी शेफ, ठीक है। अब ये जो सेपरेशन ऑफ ग्रेन फ्रॉम द शेफ है, इस प्रोसेस को हम क्या बोल देते हैं? इस प्रोसेस को हम बोल देते हैं थ्रेशिंग, ठीक है। आपने पहले 6th या 7th क्लास में पढ़ा होगा सेपरेशन ऑफ क्रॉप्स वाले, जो सेपरेशन ऑफ मटेरियल्स में हमने थ्रेशिंग, विनोइंग, ये सारी प्रोसेस पढ़ी थी, तो उसी का है ये। तो हमने क्या बताया? जो हार्वेस्टर होता है वो क्या करता है? कटिंग का काम करता है, और थ्रेशिंग में क्या करते हैं? सेपरेशन करते हैं हम ग्रेन्स को शेफ से, है ना, भूसे में से अनाज को हम सेपरेट करते हैं। आजकल मार्केट में ऐसी भी मशीन आ गई है जो दोनों काम क्या करती है? साथ साथ कर रही है। जैसे कि आप ये पिक्चर में देख सकते हो, ये कंबाइन मशीन आ गई है जो क्या कर रही है? यहाँ से आप देख रहे हैं ये क्रॉप को काटते भी जा रही है और फिर यहाँ से ये आगे सप्लाई होगा, यहाँ से ग्रेन जो है हमारा अनाज यहाँ पर गिरता हुआ जाएगा, ठीक है। तो आजकल ये न्यू क्या हो रही है? टेक्नोलॉजी आ गई है जिससे कि ये हार्वेस्टर जो है, हार्वेस्टर और थ्रेशिंग दोनों का काम कर रही है। पहले के टाइम पे आप ये देख सकते हो पिक्चर में, अगर आप देखेंगे तो पहले के टाइम पे ये क्या होता है? ऐसी विनोइंग मशीन होती थी, ठीक है। ये क्या होती थी? ऐसी विनोइंग, या फिर हम बोल सकते हैं ये थ्रेशिंग मशीन थी, थ्रेशिंग मशीन थी, ठीक है। थ्रेशिंग मशीन अभी भी मिलती है। इसकी हेल्प से क्या होता है? हम अनाज को सेपरेट कर लेते हैं, ग्रेन सेपरेट, ग्रेन सेपरेट फ्रॉम शेफ, ठीक है। भूसे में से हम क्या कर रहे हैं? अनाज को
सेपरेट कर रहा है, ठीक है। उसके बाद कुछ हार्वेस्टिंग फेस्टिवल भी होते हैं, याद रखना ये हमें पता होना चाहिए क्या। कुछ हार्वेस्टिंग फेस्टिवल भी होते हैं, हार्वेस्ट फेस्टिवल, जो हमारे इंडिया में अलग अलग रीज़न पर क्या होता है, मनाया जाता है। अलग अलग रीज़न पर इस फेस्टिवल को मनाया जाता है जब हमारी फसल जो है कट जाती है, ठीक है। जैसे कि कुछ अगर हम बात करें फेस्टिवल की तो क्या हो गए फेस्टिवल, जैसे कि हो गया हमारा हार्वेस्ट सीज़न या हार्वेस्ट फेस्टिवल की बात करें तो पोंगल हो गया, ठीक है, होली हो गया, बैसाखी हो गया, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। फिर दिवाली है, वैसे दिवाली कोई हार्वेस्टिंग फेस्टिवल नहीं है ना। बिहू है, ये सब क्या है कि स्पेशल फेस्टिवल है जो कि क्या है हमारे, और एक नवान्य, ये फेस्टिवल क्या है हमारे जो हार्वेस्टेड सीजन से रिलेटेड है, ठीक है। जब हमारी नई नई फसल क्या होती है, क्रॉप जो है कटती है, फसल आती है, तो उसको जो हमारे फार्मर्स होते हैं, किसान होते हैं, वो अपनी खुशी के लिए है ना, वेल बीइंग के लिए इसको वो क्या करते हैं, एंजॉय करते हैं, रिलैक्स करते हैं, तो ये फेस्टिवल वो सेलिब्रेट करते हैं। उसके बाद लास्ट आ जाओ हमारा है ना, 7th जो बोलेंगे स्टोरेज। अब हमने अनाज को क्या किया है, अलग कर दिया गया है, अब हम इसको क्या करेंगे, स्टोर करके रखेंगे इस क्रॉप को, काहे के लिए, फर्दर यूज़ के लिए, या फिर हम क्या करेंगे लॉन्गर टाइम के लिए। तो हार्वेस्टेड जो हमारी क्रॉप है या हार्वेस्टेड ग्रेन्स है, हार्वेस्टेड ग्रेन्स आर kept फॉर अ लॉन्गर टाइम के यूज़ के लिए हम उसको क्या कर रहे हैं, स्टोर करके रखते हैं, ठीक है, स्टोरेज करके रखते हैं। तो क्या होता है, इसको हम स्टोर करके रखते हैं, क्यों स्टोर करते हैं, इसको हम स्टोर करते हैं टू प्रोटेक्ट, और हमें किससे बचाना है, इसको मॉइस्चर से बचाना है ना। हमारे जो भी अनाज है, ग्रेन्स है, मॉइस्चर से बचाना है, इंसेक्ट से बचाना है, रेट से बचाना है, और माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बचा के क्या करना है, हमें अपने क्रॉप्स को बचा के रखना है, अनाजों को, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, जो भी हमारे फ्रेशली हार्वेस्टेड ग्रेन होते हैं उनको सबसे पहले हम क्या करते हैं, उसको हम ड्राई किए बगैर क्या करते हैं, स्टोर करते हैं विदाउट ड्राइंग, ठीक है। तो क्या होता है, अगर हमने उसे बिना सुखाए रख दिया तो उसमें फंगस इन्फेक्शन जाएगा या बहुत सारे कीड़े लग जाएंगे, मॉइस्चर आ जाएगा। तो इसीलिए याद रखना, हमेशा हम उसको क्या करेंगे, ग्रेन को पहले ड्राई करेंगे ग्रेन को, ड्राई ग्रेन देन स्टोर, ठीक है। फिर हम उसको क्या करेंगे, स्टोर करते हैं। अब स्टोर कहाँ करते हैं, तो याद रखना स्टोरेज के लिए क्या होता है, सिलोज होता है या बड़े बड़े गनी बैग्स होते हैं, है ना। तो क्या करते हैं, लार्ज स्केल पर स्टोरेज के लिए, लार्ज स्केल पर जो स्टोरेज ऑफ ग्रेन होता है, स्टोरेज ऑफ ग्रेन्स कहाँ पर होता है या किसकी हेल्प से होता है, ग्रेन्स इज डन इन कहाँ पर होता है, सिलोज पर। अभी मैं पिक्चर के हेल्प से दिखाऊंगी, या फिर हम बोलेंगे कि ग्रेनरीज में, ठीक है, वहाँ पर हम क्या करते हैं, इनको स्टोर करके रखते हैं, जिससे हम इसे पेस्ट से या फिर रेट से, इंसेक्ट से, सबसे बचा कर रख सकते हैं। फिर हम इसका क्या कर सकते हैं, फर्दर यूज़ करते हैं या फिर इसका हम ट्रांसफ़र करते हैं, है ना। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये मड बीन है या जूट बैग है या सिलोज है, जिसमें हम क्या करते हैं, स्टोरेज ऑफ फूड जो है, फूड या ग्रेन्स को हम क्या करते हैं, स्टोर करके रखते हैं, ठीक है। तो ये पूरा क्या था, ये पूरी हमारी प्रोसेस थी। उसके बाद हम लास्ट बात करें जैसे कि एनिमल हस्बेंड्री की। अब ये बिल्कुल लास्ट टॉपिक है, एनिमल हस्बेंड्री क्या होता है। तो याद रखना, जिस तरीके से हमने क्या बताया कि प्लांट्स को कैसे ग्रो किया जाता है, क्रॉप्स को कैसे ग्रो करते हैं, है ना। तो वैसे ही उसी तरीके से बहुत सारे ऐसे भी पीपल्स हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो एनिमल से भी मतलब कि अपना फूड पर वो
किस पर डिपेंड है, एनिमल्स पे भी डिपेंड है, वो मीट खाते हैं, एग खाते हैं, ठीक है। तो इसके लिए क्या होता है, जब एनिमल को पाला जाता है भोजन के लिए, फूड के लिए हम क्या करते हैं, एनिमल को पालते हैं, तो उस प्रोसेस को बोलते हैं हम एनिमल हस्बेंड्री। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एनिमल हस्बेंड्री की डेफिनेशन, फूड इज ऑल्सो ऑब्टेन्ड फ्रॉम एनिमल्स फॉर विच एनिमल आर रियर्ड, दिस इज कॉल्ड एनिमल हस्बेंड्री। अपने भोजन के लिए या भोजन को अगर अपन को क्या करना है, एग वगैरह का सेल करना है, उसके लिए हम जब एनिमल्स को पालते हैं, जैसे कि पोल्ट्री फार्म होता है या फिशरी होता है ना, जहाँ पे मछलियों को पालते हैं, ठीक है, मत्स्य पालन किया जाता है या मधुमक्खी का पालन किया जाता है, सेरिकल्चर की बात करें तो ये क्या करते हैं, हम इनसे मिलने वाले प्रोडक्ट को क्या करते हैं, सेल करते हैं या फूड में यूज़ करते हैं। तो इसके लिए जब हम एनिमल को पालते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, एनिमल हस्बेंड्री बोलते हैं, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा आज का ये चैप्टर कंप्लीट होता है। ओके, थैंक यू।